और देखो ज्योग्राफी समझने के लिए अपने को ये टॉपिक समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज सबसे पहले अपन बात करेंगे अक्षांश व देशांतर रेखाओं की। देखो जो चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी वो चीज़ें बिल्कुल आराम से आपको पढ़ाई जाएंगी, और आप कमेंट बॉक्स में अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो मेरे को आप कमेंट कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं अक्षांश व देशांतर रेखाओं की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये अक्षांश व देशांतर रेखाएं क्या हैं। पहली बात तो अपन बात करते हैं ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं भाई? काल्पनिक रेखाएं हैं। काल्पनिक रेखा का मतलब ये होता है कि ये रेखाएं हमें पृथ्वी पर कहीं दिखाई नहीं देती, पर ये खींची गई हैं। तो ये रेखाएं क्यों खींची गई हैं? अक्षांश व देशांतर रेखाएं कि वो काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी पर किसी भी जगह की स्थिति का पता लगाने के लिए खींची गई हैं, वो क्या कहलाती हैं? अक्षांश व देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। अब अपन आते हैं सबसे पहले अक्षांश रेखाओं पे। किन पे आते हैं भाई? अक्षांश रेखाओं पे अपन आते हैं। तो देखो भाई, अपन ने अपना पृथ्वी एक गोला है, और पृथ्वी जैसा अपन क्या देख सकते हैं? ग्लोब को देख सकते हैं। तो ग्लोब अगर आपने देखा होगा तो उस पर आपको दो प्रकार की रेखाएं खींची हुई आती हैं। अब अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले मैप की। तो मैप में ऊपर की तरफ कौन सी दिशा होती है? उत्तर। नीचे की तरफ कौन सी दिशा होती है? दक्षिण। इस तरफ पूर्व और इस तरफ पश्चिम। तो देखो भाई, ये अपन ने बना दिया अपना पृथ्वी, या इसको कह सकते हैं ग्लोब। वो काल्पनिक रेखाएं जो ग्लोब या पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई हैं, कौन सी रेखाएं कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं। मेरे ख्याल से परिभाषा क्लियर हो गई अक्षांश रेखाओं की, कि वो काल्पनिक रेखाएं जो ग्लोब या पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई हैं, कौन सी रेखाएं कहलाएंगी? अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी। सभी विद्यार्थी नोट भी कर सकते हैं वीडियो के साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात क्लियर, अक्षांश रेखाओं की परिभाषाएं। अब अपन बात करते हैं कुल अक्षांश रेखाओं की संख्याएं हैं 181। कितनी है भाई? 181। लेकिन आपको ग्लोब पर जो दिखाई देंगे वो केवल कितने दिखाई देंगे? 179 अक्षांश ही दिखाई देंगे। यानी अपन कह दिया कि कुल अक्षांश कितने हैं? 181। ग्लोब पर दिखाई देंगे 179 दिखाई देते हैं। बात क्लियर भाई? आप कहोगे सर दो कौन से नहीं दिखाई देते? तो अपनी पृथ्वी जो है एक गोले की तरीके से है, इस तरीके से अपन मान सकते हैं। ये एक अपना क्या हुआ? गोला हुआ। तो ये अक्षांश रेखाएं यूं खींची गई हैं अपनी, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से। तो यहां से जो स्टार्ट हुई और यहां पर खत्म हुई, यानी कि अपन कह सकते हैं कि ये दो, एक तो उत्तरी ध्रुव और एक ये दक्षिणी ध्रुव, ये आपको दिखाई नहीं देता। तो कुल अक्षांश कितने? 181। ग्लोब या पृथ्वी पर कितने दिखाई देते हैं? 179 ही दिखाई देते हैं। आगे चलते हैं भाई। अब ये जो है 0 डिग्री अक्षांश, ये जो पृथ्वी के ठीक मध्य में खींचा गया है, ये कौन सा अक्षांश है भाई? 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश का दूसरा नाम है विषुवत रेखा, और इसी का ही नाम है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह रेखा भूमध्य सागर से गुजरती है, तो इसका नाम क्या हो गया? भूमध्य रेखा हो गया। ठीक है भाई। अब देखो ये 0 डिग्री अक्षांश अपने पृथ्वी के बिल्कुल यूं बीचों बीच है। तो ये पृथ्वी को दो गोलों में बांट रही है, एक ऊपर का गोला और एक नीचे का गोला। ऊपर की तरफ का ये जो हिस्सा है ये आपका क्या कहलाएगा? उत्तरी गोलार्ध, यानी कि गोले का आधा। और ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये आपका क्या कहलाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। बात क्लियर भाई? कि 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, ऊपर का उत्तरी गोलार्ध और नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध नाम से पता चल रहा है गोले का आधा। बात क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। ठीक है भाई। अब देखो बात करते हैं कि आधे अक्षांश 0 डिग्री से ऊपर और आधे अक्षांश 0 डिग्री से नीचे। इससे ऊपर के अक्षांश कहलाएंगे उत्तरी अक्षांश, इससे नीचे के अक्षांश कहलाएंगे दक्षिणी अक्षांश। तो जो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है इसका नाम है कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का नाम क्या है भाई? मकर रेखा। बात क्लियर? कर्क रेखा में मकर रेखा में काफी कंफ्यूज होता है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश मतलब कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मतलब
मकर रेखा। ठीक है भाई, अगली बात, ये जो दो अक्षांश हैं, एक अक्षांश अपना ये हुआ और एक अक्षांश ये हुआ, तो दो अक्षांशों के मध्य जो दूरी होती है वो दूरी होती है बच्चों 111 किलोमीटर। कितनी दूरी होती है? 111 किलोमीटर। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होंगी, बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक अपना। दो अक्षांशों के मध्य दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। एक अगर आपने छोटी क्लासों में 9th में 10th में थोड़ा सा जो भूगोल पढ़ा है उसमें कई बार कटिबंध शब्द आता है, उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, ये शब्द आपने सुने होंगे। तो दरअसल बात करते हैं कि ये कटिबंध का मतलब है क्या, कटिबंध का मतलब क्या है, तो समझना बच्चों। दो अक्षांशों के मध्य दूरी 111 किलोमीटर, और ये जो दो अक्षांशों के मध्य जो स्थान है, ये एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य स्थान, ये स्थान क्या कहलाता है? या तो इसको बोल दो जोन, और या क्या बोल दो? कटिबंध। मेरे ख्याल से बात क्लियर। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अक्षांश रेखाएं क्या हैं? कि वो काल्पनिक रेखाएं जो ग्लोब या पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई हैं, अक्षांश रेखाएं हैं। और कैसी हैं? काल्पनिक। इनका निर्धारण क्यों किया गया? पृथ्वी पर किसी भी जगह की स्थिति का पता लगाने के लिए। ओके, 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं विषुवत रेखा, और इसी का नाम है भूमध्य रेखा, क्योंकि यह रेखा भूमध्य सागर से गुजरती है। ओके, 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी को दो भागों में बांट रही है, ऊपर का उत्तरी गोलार्ध, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर? दो अक्षांशों के मध्य दूरी होती है 111 किलोमीटर, और दो अक्षांशों के मध्य स्थान को कहते हैं जोन या कटिबंध। बात क्लियर? और कुल अक्षांशों की संख्या है 181, परंतु गोला हैं ग्लोब पर 179 ही अक्षांश दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश दिखाई नहीं देगा। बात क्लियर? ठीक है, चीजें समझ में आ गई? तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो भाई, समझना, यहां तक चीजें क्लियर? चलो ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब ये जो अपन ने कटिबंध शब्द पढ़ा, अपन कह सकते हैं ताप के आधार पर दो अक्षांशों के मध्य स्थान, ताप के आधार पर अक्षांशों के मध्य स्थान को निम्न भागों में बांटा है। निम्न भागों में बांटा है। मैं एक बार बता देता हूं, समझ के चलना। तो दो अक्षांशों के मध्य स्थान क्या कहलाता है? जोन या कटिबंध कहलाता है। देखो भाई, ये अपना गोला हो गया, ये अपनी हो गई 0 डिग्री अक्षांश, ये ऊपर, ये मैं बात करता हूं, यानी कि कहता हूं 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और नीचे 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य का ये जो एरिया है, ये अपन बात कर लेते हैं। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य का जो एरिया है, ये अपना क्या कहलाता है भाई? उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध। बात क्लियर? 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य का एरिया क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध कहलाता है। अब अपन बात करते हैं ऊपर थोड़ा सा, ये 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश और नीचे 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यानी कि अपन बात कह सकते हैं 35 डिग्री से 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी कि अपन कह सकते हैं ये एरिया, ये वाला, और अपन किसको कह सकते हैं भाई? ये नीचे का एरिया। ये अपना क्या कहलाता है? ये दोनों ही क्या कहलाएंगे भाई अपने? ये दोनों ही एरिया क्या कहलाएंगे? उपोष्ण कटिबंध। क्या कहलाएंगे भाई? उपोष्ण कटिबंध। ठीक है भाई। 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ये जो है 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और ये अपना ऊपर है 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ये जो मध्य का एरिया है, ये वाला एरिया,
और अपन बात कर लेते हैं ये एरिया। ये जो, यानी कि मैं एक बार कह सकता हूं, दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन, कौन कौन सा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई। ये जो इस तरह की लाइन है जहां खिंची हुई है, यानी 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य का एरिया क्या कहलाता है? उष्णकटिबंध। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य का एरिया क्या कहलाता है? उपोष्णकटिबंध। 45 से 66 उत्तरी अक्षांश और 45 से 66 दक्षिणी अक्षांश के मध्य का ये जो एरिया है ये आपका क्या कहलाता है भाई? शीतोष्णकटिबंध। और ये जो खाली एरिया है ये आपका क्या कहलाएगा? शीतकटिबंध। दोबारा एक बार समझते हैं कि एक बात अपन ने समझी कि दो अक्षांशों के मध्य स्थान को क्या कहते हैं? जोन बोल दो या कटिबंध बोल दो। बात क्लियर? अब ताप के आधार पर कि सूर्य, जो पृथ्वी पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, ताप के आधार पर अक्षांशों के मध्य स्थान को निम्न भागों में बांटा है। कौन कौन से भागों में बांटा है अभी आप समझ गए। ये अपना कौन सा है भाई? 0 डिग्री अक्षांश। तो अपन कह सकते हैं कि 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ये और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक के मध्य का एरिया क्या कहलाता है? उष्णकटिबंध। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यानी ये दोनों एरिया क्या कहलाएंगे? उपोष्णकटिबंध। 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश और नीचे 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य का एरिया क्या कहलाएगा? शीतोष्णकटिबंध। और ये जो ब्लैंक एरिया है 66 से दक्षिणी ध्रुव, 66 से उत्तरी ध्रुव, ये कहलाता है अपना शीत कटिबंध। मेरे ख्याल से अच्छे से अक्षांश रेखाएं अपनी क्लियर हो गई होंगी। बात क्लियर? एक चीज और अपन ने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? इसको मैं एक बार हटा देता हूं। अपन ने बात करी थी कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। ये अपन ने पढ़ा था, सभी समझ गए। ये कौन सी है? 0 डिग्री अक्षांश। और अगर आप ग्लोब देखेंगे जो पृथ्वी का रूप है तो अपना भारत इस जगह पर स्थित होता है, यानी कि ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या कहलाता है? कर्क रेखा। तो अपन कह सकते हैं कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। क्या ट्रिक है? मित्र पर गमछा झार। कौन कौन से गुजरती है? मी से क्या बन गया? मिजोरम। त्रै से क्या बन गया? त्रिपुरा। पै से क्या बन गया? पश्चिम बंगाल। रै से क्या बन गया? राजस्थान। गै से क्या बन गया? गुजरात। मै से क्या बन गया? मध्य प्रदेश। छ से क्या बन गया? छत्तीसगढ़। और झार से क्या बन गया? झारखंड। यानी कि अपन कह सकते हैं ये जो इधर आपको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ये अपना भारत स्थित है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। समझ गए बात? क्लियर? इसमें से क्वेश्चन भी एक पूछा गया है। क्या पूछा कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती? कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती? कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती? एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ था भाई आपका, तो आप बता सकते हो। आपको पता है कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? चलो ऑप्शन ले लेते हैं। मिजोरम,
राजस्थान, बिहार, झारखंड। तो आप समझ सकते हो क्वेश्चन है कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती। तो आप सभी को पता है कौन से नहीं गुजरती, बिहार से नहीं गुजरती। ओके स्टूडेंट, आगे पढ़ते हैं। या पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर खींची गई हैं कौन सी रेखाएं कहलाती हैं, देशांतर रेखाएं। उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर जो खींची गई हैं वो रेखाएं कौन सी हैं, देशांतर। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है भाई, 360। बात क्लियर, समझ गए। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, 360। ओके, कुल देशांतर 360। ये जो पृथ्वी के ठीक मध्य में है उत्तर से दक्षिण की ओर, इसका नाम क्या है, 0 डिग्री देशांतर। ठीक है भाई। और इस 0 डिग्री देशांतर का दूसरा नाम है ग्रीनविच रेखा। क्या नाम है इसका, ग्रीनविच रेखा। इसको ग्रीनविच रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लंदन के ग्रीनविच नामक शहर से गुजरती है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, ग्रीनविच रेखा इसका नाम हो गया। ठीक है भाई। अब अपन बात करते हैं कुल देशांतर 360। ठीक है भाई। अब ये 0 डिग्री देशांतर पृथ्वी को 2 भागों में बांट रही है। पृथ्वी को, यानी ये जो गोला है हमारा पृथ्वी, उसको 2 बराबर भागों में बांट रही है। आधा गोला ये और आधा गोला ये। ये गोलार्ध क्या कहलाएगा, पूर्वी गोलार्ध, क्योंकि पूर्व की ओर है, और ये कहलाएगा पश्चिमी गोलार्ध, क्योंकि ये किस तरफ है, पश्चिम की ओर है। क्लियर भाई। ओके। अब ये अपनी कौन सी है, ये अभी अपना अक्षांश रेखाएं पढ़ चुके हैं। ये है 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश पर 2 देशांतरों के मध्य दूरी सर्वाधिक होती है, और वो दूरी कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर। ध्यान रखना कि 0 डिग्री अक्षांश पर 2 देशांतरों के मध्य दूरी सर्वाधिक होती है 111.32 किलोमीटर। और जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर जाओगे ये दूरी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। क्लियर बात। देखो भाई, ये जिस प्रकार अपना एक गोला है, देशांतर रेखाएं कैसे खींची गई हैं, यूं खींची गई हैं, यूं इस तरीके से खींची, यानी एक ही केंद्र से सारी जा रही हैं, इसलिए ये इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है आपको। ठीक है भाई, बात समझ गए। तो ये देखो, ये 2 देशांतर हैं, मान लो यहां दूरी क्या है, सर्वाधिक, और जैसे जैसे यूं ऊपर की ओर आओगे वो दूरी कम होती चली जाएगी। इसके लिए आपको एक बार ग्लोब को देखना पड़ेगा, वहां आप 2 देशांतर को देखना, तो 0 डिग्री अक्षांश पर उनके मध्य दूरी सर्वाधिक होगी, और जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर जाओगे वो दूरी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। बात क्लियर। ओके, आगे चलते हैं। 2 देशांतरों के जो मध्य स्थान है, वो 2 देशांतरों के मध्य स्थान कहलाता है गोर या गोरे। 2 देशांतरों के मध्य स्थान को कहते हैं या तो गोर बोल दो या क्या बोल दो, गोरे बोल दो। ओके भाई। तो देशांतर रेखाएं क्लियर, एक बार दोबारा रिवाइज कर लो। देशांतर रेखाएं क्या हैं, वो काल्पनिक रेखाएं जो ग्लोब या पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर खींची गई हैं, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। 0 डिग्री देशांतर का दूसरा नाम ग्रीनविच रेखा है, क्योंकि ये लंदन के ग्रीनविच नामक शहर से गुजरती है। 0 डिग्री देशांतर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है भाई। 0 डिग्री अक्षांश पर 2 देशांतरों के मध्य दूरी सर्वाधिक होती है, कितनी, 111.32 किलोमीटर। और जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाओगे दूरी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, और ध्रुवों पर बिल्कुल शून्य हो जाएगी। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या है 360, और 2 देशांतरों के मध्य स्थान कहलाता है गोर या गोरे। अब सबसे पहले बात आती है अपनी टाइम की। किसकी बात आएगी, समय की। समझना है तो समय, आप टाइम देखते हो, आपके मोबाइल फ़ोन में सभी के वर्ल्ड क्लॉक है। पहले हम देखते थे कि हाँ भाई भारत में इतने बज रहे हैं, पाकिस्तान में इतने बज रहे हैं, अमेरिका में इतने बज रहे हैं, बांग्लादेश में इतने बज रहे हैं। तो सभी देश की घड़ियों को एक साथ बांधा गया है। आपको अमेरिका जाना है इंडिया से, और सीधी फ्लाइट दिल्ली से नहीं है, मुंबई से फ्लाइट है, तो आप कहोगे हाँ भाई उस अकॉर्डिंग चलोगे कि मैं दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली से इतने बजे मेरी मुंबई की फ़्लाइट है, मुंबई से इतने मेरी अमेरिका की फ़्लाइट है। तो पूरे विश्व की घड़ियों को एक साथ बांधा गया है। वो किस प्रकार बांधा गया है वो समझना। एक बात ध्यान रखना कि जो समय का जो निर्धारण करती हैं वो कौन सी रेखाएं करती हैं, अपनी देशांतर रेखाएं। सबसे अच्छा यूज है इसका कि समय का निर्धारण देशांतर रेखाएं करती हैं। और ये जो 0 डिग्री देशांतर है
इसको माना गया है अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, कि पूरे विश्व की घड़ियां जो चलेंगी, जो किससे चलेंगी, अपनी 0 डिग्री देशांतर से चलेंगी। समझना समय, तो समय दो प्रकार का हो गया अपना, एक तो अपन कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय मानक समय, और दूसरा अपना होता है राष्ट्रीय मानक समय। समय अंतरराष्ट्रीय मानक समय और राष्ट्रीय मानक समय। अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा किसको माना गया है? 0 डिग्री देशांतर रेखा को माना गया है। और राष्ट्रीय मानक समय रेखा है हमारी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। एक चीज तो क्लियर हो गई कि इससे इधर के देशांतर क्या कहलाएंगे? पूर्वी देशांतर, और इधर के देशांतर क्या कहलाएंगे? पश्चिमी देशांतर। और वहां अपन बता चुके हैं कि लगभग इस स्थिति पर हमारा क्या स्थित है भाई? भारत स्थित है। और ये रेखा कौन सी गुजर रही है? कर्क रेखा। क्लियर बात? अब समझना, आगे बात करते हैं। एक और समय आता था जिसको अपन कह सकते हैं स्थानीय समय। इसका मतलब क्या था कि जब घड़ियां नहीं थी तो लोग समय का पता कैसे करते थे? अभी भी आजकल गांव में देखा होगा, पूर्वज ऐसे ही समय बताते हैं, सूर्य को देखकर समय बताते हैं। आप सभी को पता है कि सूर्य किधर उगता है? अपना पूर्व में उगता है। और अस्त कहाँ पे होता है? पश्चिम में अस्त होता है। और जब बिल्कुल सिर के ऊपर सूर्य आता है तो उस समय कितने बजते हैं? 12 बजते हैं। तो अनुमान लगा लिया जाता था, पूर्व में होगा, सीधा आया 9 बज गए, बिल्कुल सर पे आया सूर्य, कितने बज गए भाई? 12 बज गए। ये आया 3 बज गए, अस्त हो गया 6 बज गए, अनुमान। लेकिन आजकल हम घंटा, मिनट, सेकंड में भी समय को बता सकते हैं। और वो संभव किसकी वजह से हुआ? देशांतर रेखाओं की। यानी कि कह सकते हैं कि समय का निर्धारण कौन सी रेखाएं करती हैं? देशांतर रेखाएं। और 0 डिग्री देशांतर है अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, जिससे पूरे विश्व की घड़ियां संचालित होती हैं। अब अपन भारत की बात करें तो देखो, भारत यहाँ से यहाँ तक के बीच है, यानी 2 देशांतरों के मध्य है। तो भारत में काफी देशांतर पड़ते हैं और हर देशांतर पर समय चेंज होता है। कैसे होता है समझना। एक देशांतर से, ये 0 डिग्री देशांतर है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर में अगर आप जाओगे तो आपको समय लगता है 4 मिनट का। कितने मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का। लेकिन अगर आप पूर्व की ओर जाओगे तो ये समय प्रति देशांतर 4 मिनट बढ़ेगा। और अगर आप पश्चिम की ओर आओगे तो प्रति देशांतर समय 4 मिनट घटेगा। दोबारा एक बार समझ लो, थोड़ी सी चीजें समझ में नहीं आ रही होगी कि समय का निर्धारण कौन सी रेखाएं करती हैं? देशांतर रेखाएं करती हैं। एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने में, जैसे कि यहां से 0 डिग्री से 1 डिग्री देशांतर में अगर आप जाओगे तो कितने मिनट का टाइम लगेगा? 4 मिनट का। ठीक है भाई। लेकिन पूर्व की ओर जाते हो तो समय प्रति देशांतर 4 मिनट बढ़ता है, और पश्चिम की ओर आते हैं तो समय प्रति देशांतर 4 मिनट कम होता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, एक बार समझ लेना भाई स्टूडेंट, सभी ध्यान से देखना एक बार। ये अपना कौन सा देश पड़ता है इधर? पाकिस्तान। ये क्या पड़ता है? बांग्लादेश। अब जो भारत में समय होगा वो भारत की मानक समय रेखा मानी गई है, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, कि ये हमने भारत की समय रेखा मान लिया कि भाई इस 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो टाइम होगा वो ही समय पूरे भारत में होगा। इसी तरीके से बांग्लादेश ने माना हुआ है अपना देशांतर 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, कि जो समय 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर होगा वो बांग्लादेश में समय होगा। समझना। अब मान लो कि भारत में समय हो रहा है 10 बज रहे हैं। कितने समय हो रहा है? 10 बज रहे हैं। आप सभी को पता है ये कौन सा हो गया? 0 डिग्री देशांतर। अब भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो पूर्वी देशांतर इधर, पश्चिमी देशांतर इधर। तो ये भाई भारत का हो गया 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। पर आपको समय दिया गया है कि भाई 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 10 बज रहे हैं। तो बताओ 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, या कह सकते हैं आपको, या कह दिया बांग्लादेश। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि बांग्लादेश की मानक समय रेखा कौन सी है। तो आप टाइम निकाल सकते हो कि बताओ बांग्लादेश में कितने समय
होगा। वो आपको क्वेश्चन में देगा कि भारत में जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, में सुबह के 10 बज रहे हैं, तो बताओ बांग्लादेश जो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, में क्या समय होगा। तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन से देश की मानक समय रेखा कौन सी है, वो आपको क्वेश्चन में दे के रखेगा। समझ गए बात। जैसे आपको दे दिया कि भारत में बज रहे हैं 82.5 पर 10, तो आपको समय बताना है बांग्लादेश में। एक चीज आपको अभी पता लगी कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर में अगर हम जाएंगे तो कितने मिनट का टाइम लगेगा, 4 मिनट का टाइम लगेगा। आपको कितने से जाना है, 82.5 से जाना है, कितने पे जाना है, 90 पे जाना है। अब देख लो, चलो 82.5 पर टाइम कितना है भाई, 10 बज रहे हैं। आपको जाना है 83.5 डिग्री पर, तो कितना हो गया, 10:04। क्यों, अपन कह चुके हैं कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाएंगे तो 4 मिनट का समय लगेगा। लेकिन अगर आप पूर्व की ओर जाओगे तो समय प्रति देशांतर 4 मिनट घटेगा, और इस रेखा से अगर आप इधर की तरफ आ रहे हो तो समय प्रति देशांतर 4 मिनट क्या होगा, कम होगा। देखो 84.5 पे कितना समय हो गया भाई, 10:08। 85.5 पर समय कितना हो गया भाई, 10:12। 86.5 पर कितना टाइम हो गया भाई, 10:16। 87.5 पर बढ़ाते जाओ 4-4 मिनट, 10:20। 88.5 पर समय कितना हो गया, 10:24। और 89.5 पर समय कितना हो गया, 10:28। और आपको जाना कितने पर था, 90 पर, यानी कि आधे मिनट और चलना है। तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाएंगे तो 4 मिनट, तो आधे देशांतर पर कितनी मिनट, 2 मिनट और, यानी कि 30 मिनट। तो वहां पर समय हो रहा होगा 10:30। बात क्लियर। इसको शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हो कि 90 डिग्री में और 82.5 में फर्क कितने का हुआ भाई, 7.5 का। 7.5 इंटू कितना कर दो, 4 मिनट। 7 चौक 28, और आधा को गुणा करो 4 से, 2 मिनट और, यानी कितनी मिनट, 30 मिनट। तो अपन कह सकते हैं कि भारत के समय से बांग्लादेश का समय कितना आगे है, आधा घंटा आगे है। और कैसे आगे हुआ, समझ गए कि समय का निर्धारण कौन सी रेखाएं करती हैं, देशांतर रेखाएं। पहली बात क्लियर। 0 डिग्री देशांतर को क्या माना गया है, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा माना गया है, जिससे पूरे विश्व की घड़ियां चलती हैं। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है भाई, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो टाइम होगा वो ही भारत में बज रहा होगा। समझ गए। तो दूसरे देश का टाइम अगर आपसे पूछता है तो वो आपको एग्जाम में देगा, क्वेश्चन में देगा कि वो देश इस देशांतर पर स्थित है। तो थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं। एक बार समझना भाई, इसको मैं एक बार हटा देता हूं। आगे चलते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, कुछ भी मान लेते हैं। भारत जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, में समय 4 PM है। तो इस्लामाबाद जो 74 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, में क्या समय होगा, देख लिया। ये अपना कौन सा है, 0 डिग्री। ये 82.5 डिग्री भारत में आपको टाइम दे रखा है कितना, 4 PM। तो आपसे कितने पे पूछ रहा है, 74 डिग्री पूर्वी देशांतर पर पूछ रहा है। तो 82.5 से इधर की तरफ होगा 74 डिग्री, क्योंकि इससे इधर के सभी देशांतर क्या कहलाएंगे, पूर्वी देशांतर। ये हो गया 74 डिग्री पर आपसे टाइम पूछा है। ठीक है। जो पिछला अपन ने क्वेश्चन किया था उसमें अपन गए थे पूर्व की तरफ, और इधर इसमें आ रहे हैं अपन पश्चिम की तरफ। आपको पता है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर में अगर जाएंगे तो 4 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है भाई। 82.5
और 74, यानी कि अपने को आना है, देखो 82.5 पर कितना टाइम है 4, देखो 82.5 पर टाइम है 4। तो एक बात बताओ 81.5 पर कितना होगा भाई, इधर आ रहे हैं तो हर देशांतर 4 मिनट घटेगा, तो इसमें कितना हो जाएगा भाई 3:56 क्लियर, ओके भाई। 80.5 पर कितना टाइम होगा भाई 3 बजकर माइनस करते जाओ 52 मिनट, ठीक है भाई। 79.5 पर कितना होगा भाई 3:4 माइनस कर दो 48, 78.5 पे कितना होगा भाई 3:44, 77.5 पे कितना हो गया भाई 3:40, 76.5 पे कितना हो गया भाई 3:36, 75.5 पे कितना हो जाएगा 3:32, और 74.5 पर कितना हो जाएगा भाई 3:28, और अब अपने को कितने पे जाना है 74 पे, यानी आधी 2 मिनट और माइनस कर दो, यानी कि 3:26 आंसर आपका आ जाएगा। घटाते आ गए, पूर्व की ओर जाएंगे बढ़ जाएगा, डायरेक्ट कर सकते हो 82.5 का और 74 का डिफरेंस आप निकाल सकते हो। तो कितना डिफरेंस होगा भाई बताओ एक बार, 82.5 का और 74 का डिफरेंस कितना होगा, और जो डिफरेंस आए उसको किससे गुणा कर देना 4 मिनट से गुणा कर देना, आपके क्या निकल के आ जाएगा, समय निकल कर आ जाएगा। समझ गए बात, एक बार करके देखना। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसमें, और भी मैं क्वेश्चन आपको करा दूंगा। एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, आया हुआ क्वेश्चन है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। इसको भी ट्रिक से याद रखेंगे अपन, वैसे याद नहीं रहते। ट्रिक कहती है यूपी एमपी 36 बार आओ, यूपी एमपी कितनी बार आओ 36 बार, याद रह जाएगा। यूपी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, 36 से क्या बन गया छत्तीसगढ़, आ से क्या बन गया आंध्र प्रदेश, और ओ से क्या बन गया ओडिशा। क्वेश्चन आपसे किस प्रकार पूछ लेगा, निम्न में से किस राज्य से राष्ट्रीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती। यूपी एमपी गुजरात छत्तीसगढ़, किससे नहीं गुजरती, गुजरात से नहीं गुजरती। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की क्या है, राष्ट्रीय मानक समय रेखा है, यानी कि भारत में जो समय होगा 82.5 पर जो समय होगा वही पूरे भारत में समय होगा। 5 राज्यों से गुजरती है रेखा, यूपी एमपी छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश ओडिशा। और ये क्वेश्चन बात समझ में आ गई। तो अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में जो चीज़ें बतानी थी ये मैंने कवर करवा दी आपको। अब अपन पढ़ेंगे अगले लेक्चर में इससे आगे, ठीक है भाई, धन्यवाद। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जो अपन ने चीज़ें आपको पढ़ाई हैं वो आपको कैसी लगी और आपके समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ओके।